कहानी की स्टार्टिंग एक वेयरवुल्फ को दिखाने से होती है जो कि खतरा महसूस करने पे अपने पावर को बढ़ाने के लिए अपने आप को इंसानी रूप में बदल लेता है और अपने दुश्मनों के साथ फाइट करने लगता है। उसके दुश्मन नाइट ऑल जनजाति से होते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं और उसकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने लाना चाहते थे और साथ ही उसे पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि जो हमारा हीरो होता है वो वेयरवुल्फ का किंग होता है और वो इंसानों की दुनिया में अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहता है। कई सारे लोगों को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जो हमारा हीरो होता है उसका नाम फेंगजी होता है और शहर में भी उसके काफी चर्चे होते हैं, क्योंकि वह शहर का जाना माना बिलियनियर होता है जो कि किसी भी चीज को आसानी से दबा सकता है। वैसे ही यहाँ पे वो अपने दुश्मनों से ही बड़ी आसानी से जीत जाता है। लेकिन जैसे वो अचानक से आज के दिन रेड मून को देखता है, वो समझ जाता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो खतरे में है। दूसरी तरफ हम कहानी की फीमेल लीड को देखते हैं जो कि सू फैमिली की बड़ी डॉटर होती है और इसका नाम यांसू होता है। वो अपनी शादी से भागते हुए अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और उसे गले मिलने वाली होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम सॉन्ग होता है वो उसे उसी वक्त उसके पेट में चाकू मार देता है। तभी यांसी की बहन वहाँ पे लिन भी आ जाती है और दोनों उसके सामने ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब जाकर यांसी को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे काफी समय से धोखा दे रहा था। यही नहीं, उसकी स्टेप सिस्टर, उसके स्टेप मदर और यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे धोखा दे रहे थे ताकि वो लोग यांसी की प्रॉपर्टी उससे छीन सके। और जैसे उनका मकसद पूरा हो गया, उन्होंने इसे जान से मार डाला। दरअसल यांसी की जो माँ होती है उन्होंने मरने से पहले अपनी सारे की सारे प्रॉपर्टी, कंपनी, शेयर, सारे की सारी चीजें यांसी के नाम ट्रांसफर कर दी थी, जिस वजह से ये लोग उसके साथ अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे उन्होंने यांसी की सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तब उन्होंने इसे रास्ते से हटा दिया। जब वो मर रही होती है तब उसे ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ नेचुरल तरीके से उनकी डेथ नहीं हुई थी और ना ही उन्हें कोई हार्ट अटैक आया था। ये तो उसके डैड थे जिन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में अपने फर्स्ट वाइफ को ही जान से मार डाला ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी भी कब्जा कर सके। वेल, सब कुछ पा लेने के बाद ये लोग एक बार फिर से यांसू पे आखिरी वार करते हैं ताकि ये उनके सामने ही मर जाए। फिर यांसू के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय अपनी मौत को एक्सेप्ट करने का। लेकिन तभी यहाँ पे वेयरवुल्फ किंग यानी कि हमारा हीरो फेंगजी यहाँ पे आ जाता है, जो यांसू से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। और जैसे वो अपने प्यार को इस हालत में देखता है, वो आगे बढ़ते ही सबसे पहले बॉयफ्रेंड के गले को ही तोड़ देता है, जिस वजह से समय पे ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपने गार्ड से कह के सभी परिवार वालों को एक एक करके खत्म करने के लिए कह देता है। फिर वो यांसी को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा रोता है और कहता है कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था, आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती थी? तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही अपने आप को भी खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसे लास्ट टाइम किस करता है और जिस चाकू से यांसू के ऊपर वार किया गया था वो सेम चाकू को लेता है और खुद से ही अपने सीने पे वार करता है और उसके साथ ही मर जाता है। तब जाकर यांसी को रियलाइज होता है कि अपनी पहली जिंदगी में जिस इंसान से डरकर वो इतना ज्यादा दूर भाग रही थी, असल में वही इंसान उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। इस तरीके से दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन शायद दोनों की नियति में कुछ और लिखा होता है, जिस वजह से इनका जो प्यार का रिश्ता होता है वो इन्हें फिर से एक मौका देता है और सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे यांसी का एक बार फिर से रीबर्थ हो जाता है। उसी दिन जिस दिन वो वेयरवुल्फ से शादी करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से भाग जाती है, अचानक से जब उसे होश आता है तब उसे इस समय पता होता है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना घटिया इंसान है। और तभी उसे अपनी सौतेली बहन का मैसेज भी आ जाता है कि उसे सॉन्ग के साथ ही आना है, सॉन्ग उससे बचा लेगा। लेकिन यांसू को तो सबके इरादे के बारे में पहले ही से पता होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब तक उसने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं किया है, तो ये लोग उसके साथ अच्छी तरीके से ही पेश आएंगे। तभी बॉयफ्रेंड उसे देखता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैंने तुम्हें बचा लिया, यहाँ से निकलते ही तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देना, उसके बाद हम तुम्हारे पैसे का यूज करके यहाँ से दूर भाग जाएंगे और फिर फैमिली हमें किसी भी हाल में नहीं पकड़ सकेगा। ये सुनकर वो उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। तब जो उसके पास फ्लावर होता है वो उसे उस पे वार करती है और साथ ही स्टीयरिंग को भी इधर उधर मूव करने लगती है ताकि वो ड्राइव ना कर सके। तभी अचानक से उसके सामने कई सारी कार आ जाती हैं, जिस वजह से उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उसे अचानक से ब्रेक दबाना पड़ जाता है, जिस वजह से यांसू को चोट लग जाता है। तभी हम दूसरी कार से देखते हैं कि फैंगली को यांसी के बारे में पता चल गया था कि वो शादी से भाग रही है, इसलिए वो उसके बारे में पता लगाता है और बड़ी आसानी से उसे ढूंढ लेता है। कार के पास पहुंचने के बाद वो हाफ वेयरवुल्फ में बदल जाता है और अपने पावर का यूज करते हुए एक ही बार में कार के दरवाजे को तोड़कर फेंक देता है। वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जैसे यांसू फैंगसू को सही सलामत देखती है, खुशी के मारे वो उसके पास आती है और हस्बैंड कहते हुए उसे गले से लगा लेती है, जिस वजह से फैंग की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और उसकी शक्तियां भी इंक्रीज होने लगती हैं। वो किसी तरीके से अपने आप पे कंट्रोल करता है और यांसी से पूछता है कि ये कैसी चाल है। वो उसे कुछ भी बता पाए उससे पहले चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फैंग उसे संभालता है और अपने बाहों में उठाते हुए अपनी कार की तरफ जाने लगता है। सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं होते हैं कि वो फैंग के सामने, इसलिए वो पीछे हट जाता है और फैंग यांसू को वहाँ से लेकर चला जाता है। प्लान फेल होने की वजह से सॉन्ग तुरंत इसके बारे में सू फैमिली को बता देता है। साथ ही वो ऐसा सोच रहा होता है कि यांसू ने तो फैंग का दिल कई
बार तोड़ा है तो शायद इस बार गुस्से में वो उसे जान से कहीं मार ही ना डाले। अगर ऐसा हुआ तो बिना मेहनत किए उन्हें सारी की सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही मिल जाएगी। तो दूसरी तरफ जब यंसु की आंखें खुलती है तब वो देखती है कि उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। ये देखने के बाद भी उसे गुस्सा नहीं आता है। वो सोचती है कि शायद इसे सिर्फ एक ही तरीके का प्यार मालूम है, किसी को कैद करके अपने पास रखना। इसलिए अब मैं इसे सिखाने वाली हूँ कि सच्चा प्यार क्या होता है। पास ही में फैंग भी बैठा होता है जिसके हाथ में चाकू होता है। वो उसे देखकर कहता है कि क्या तुम्हें फिर से भागना है। वो उसे आजाद होने का कहती है लेकिन वो उसके पास आता है और रात में अचानक से फैंग की आंखें खुलती है क्योंकि उसे डर होता है कि शायद ये सारी ट्रिक करके यंसी यहाँ से फिर से भागने की कोशिश करेगी। साथ ही उसका अंतरात्मा जो कि आईने के अंदर होता है वो उससे बातें करता है और कहता है कि ये सिर्फ उसका छलावा है। वो तुम्हारे सख्त रवैये से तुमसे कभी भी प्यार करने वाली नहीं है। ये बस उसका चाल है कि वो तुमसे दूर चली जाए, जिसके लिए वो तुम्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम याद रखना, धीरे धीरे जैसे तुम्हारा प्यार गहरा होते जाएगा तुम उसे किसी भी हालत में छोड़ नहीं पाओगे। और अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करते हो तो शायद इससे तुम्हारी मौत भी हो जाएगी क्योंकि तुम उस दर्द को झेल नहीं पाओगे। ये सुनकर यन को डर नहीं होता है कि वो मर जाएगा, बल्कि उसे ये डर होता है कि यंसु उसे छोड़ के न चली जाए। इसलिए वो उसके पास आता है और फिर से उसे गले लगाकर सो जाता है। सुबह में जब यंसु की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि फैंग ने अभी तक उसके पैरों की जंजीरों को उसे आजाद नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो इसमें भी खुश होती है। जब वो हॉल में आती है तब फैंग ने उसके लिए सूप बनाया होता है जो कि उसे देखते ही उसे पीने के लिए दे देता है। वो उसके सूप को पीती है और साथ ही उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगती है। फैंग को ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए नाटक कर रही है, इसलिए वो उससे डायरेक्टली कह देता है कि वो उसे किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं देगा। यंसु उसे कहती है कि किसने कहा कि उसे यहाँ से जाना है, वो तो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और किसी भी हाल में वो उसे खुद ही नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन फैंग उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। वो कहता है कि अच्छा तुम कल ही किसी और लड़के के साथ यहाँ से भाग रही थी और आज तुम ऐसी बातें कर रही हो, आखिर मैं तुम पे कैसे विश्वास करूँ? क्या मैं बेवकूफ हूँ? तुम इस बात को ध्यान रखना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, इसलिए मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सारी बातें गुस्से में कर रहा होता है, लेकिन यंसु को तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे तुरंत किस कर लेती है और कहती है कि तुम तो गुस्से में भी इतने ज्यादा क्यूट लगते हो। इसके बाद वो कसम खाती है कि वो कभी भी यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन फैंग को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद यंसु सोचती है कि वो अपनी पहली लाइफ में कितनी ज्यादा बेवकूफ थी कि वो इतने अच्छे लड़के से भागने की कोशिश कर रही थी। शायद इसी वजह से गॉड ने उसे दूसरा मौका दिया है ताकि वो उसे प्यार कर सके और साथ ही वो उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने उसकी लाइफ को नर्क बना दिया था। तभी यहाँ पे इनका असिस्टेंट पूरी सू फैमिली को लेकर चला आता है, जिसे देखकर तो यंसी अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो जैसे तैसे अपने गुस्से पे कंट्रोल तो कर लेती है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी उसके साथ किया था वो सारी चीजें उसकी आंखों के सामने फिर से चलने लगती है, जैसे कोई मूवी चल रही होती है। जब सॉन्ग ने उसे धोखा दिया था, किस तरीके से इन सभी ने मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी ताकि वो उसके पैसों पे कब्जा कर सके। सब कुछ याद करते हुए वो सोचती है कि वो इन लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। इसके बाद डैड उससे बात करते हैं और उसे वापस से अपने घर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। वो समझ आती है कि अभी तक उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं किया है, इसलिए इन लोगों को डर है कि अगर वो फैंग के साथ रहती है और उसकी वाइफ बन जाती है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी फैंग के भी हाथों में जा सकती है और इन्हें कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए वो उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यंसी डायरेक्टली उनसे कह देती है कि आखिर उसे यहाँ से उसे क्यों वापस जाना चाहिए, वो तो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तो ये तो अच्छी बात है। ये सुनकर पिता उसे समझाते हैं कि तुमने फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और तुमने उसे बहुत ही ज्यादा अपमानित भी किया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे? वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें जान से जरूर मार डालेगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर दो ताकि हमारे पास कुछ पैसे आ सके, जिससे हम कुछ ऑफिसर हायर करें और तुम्हें यहाँ से बचाकर लेकर चले जाए। मॉम भी इन सारी चीजों में साथ दे रही होती है और यंसु को कन्विंस कर रही होती है कि सारी प्रॉपर्टी वो अपने फैमिली के नाम कर दे। यंसु को इन सभी की चालाकी अच्छे से पता होती है, इसलिए वो शांत रहकर सभी की बातें सुनती है। जहाँ पे परिवार वाले उसे कह रहे होते हैं कि उसे फैंग के साथ नहीं रहना चाहिए, फैंग बहुत ही ज्यादा डेंजर है, वो उसे खत्म कर देगा और वैसे भी वो भी तो उसे पसंद नहीं करती है। तभी यहाँ पे असिस्टेंट फैंग को लेकर आ जाता है। फैंग जब ये सारी बातें सुनता है तब वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। इधर यंसु अपने फैमिली से पूछती है कि उसने कब कहा कि उसे फैंग पसंद नहीं है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। मैं तो फैंग से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा ही उसके साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर फैंग को अच्छा लगता है कि यंसु उसके बारे में सोचती है। साथ ही परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। यंसु बताती है कि वो फैंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और अब से वो उसके साथ ही रहना चाहती है। सौतेली बहन लिंग कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर तुम उससे प्यार करती तो शादी के दिन सॉन्ग के साथ तुम भाग क्यों रही थी? तभी यंसु फैंग को देख लेती है और बात को घुमाते हुए कहती है कि वो फैंग के जुनूनी प्यार को समझ नहीं पाई थी, इसलिए वो भागने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वो जानती है कि फैंग उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वो उसके प्यार को समझती है, इसलिए अब उसे भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो फैंग के साथ मरना पसंद करेगी, किसी और के साथ भागना नहीं। इस बात से फैंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इधर सौतेली माँ यंसु को भड़काने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि फैंग उससे प्यार नहीं करता है, वो बस उसे कैद करके रखना चाहता है। अगर उसे विश्वास नहीं है तो वो अपनी हालत देख सकती है, उसके गले पे चोट है, उसने उसे जंजीरों से बांध कर रखा है। लेकिन यंसु उन्हें ये कह
के चुप करा देती है कि ये उसके प्यार करने का तरीका है जिससे उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब इनकी बात बिल्कुल भी नहीं बनती है तो पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और यंसु पे हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे फैंग गुस्सा हो जाता है, यंसु के डैड पे वार करता है और उन्हें साइड कर देता है। वो नीचे गिरते हैं, उनका गाल लाल हो जाता है। फिर वो अपने असिस्टेंट से इन सभी को खत्म करने के लिए कहता है। यंसु सोचती है कि ये सजा इनके लिए बहुत ही ज्यादा कम होगी और वैसे भी उसकी मॉम के मौत का सच भी बाहर नहीं आया है, इसलिए वो फैंग को शांत करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि उसे ये गंदे लोग अपने घर में नहीं चाहिए। ये सुनते ही वो अपने लोगों से कह के इन सभी को अपने घर से बाहर फिकवा देता है। दोनों को साथ में देखकर असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फैंग को भी ऐसा लग रहा होता है कि उसने यंसु के साथ गलत किया है, इसलिए वो खुद ही उसके पैरों की जंजीरें निकालता है और उसके पैरों पे किस करता है। यंसु ये देखकर मन ही मन खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो फैंग को धीरे धीरे बदल रही है। फिर वो उससे बात करती है और कहती है कि फ्यूचर में उन दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है, इसलिए वो एक दूसरे से जितना प्यार करे उतना कम है। धीरे धीरे वो अपनी प्यारी बातों से फैंग को बदल रही होती है ताकि वो प्यार का दूसरा मतलब भी समझ सके। लेकिन फैंग को अभी उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और वो उसे प्यार करती है। उसे अभी ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो यहाँ से निकलने के लिए सारी चीजें कर रही है, इसीलिए वो उसे वार्न करता है। लेकिन यंसु उसे डायरेक्टली कह देती है कि वो उसके साथ एंगेजमेंट करना चाहती है। ये सुनकर फैंग को ऐसा लगता है कि अभी ये सारी चीजें उसके सपने में हो रही है, इसीलिए वो उसे ऐसा मजाक करने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे प्यार करती है, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए वो उसे सामने से किस करती है, जिस वजह से उसे कुछ हद तक भरोसा हो जाता है कि यंसु सच में उसे पसंद करती है, इसलिए वो भी उसे किस करने लगता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम पूरे सू फैमिली को देखते हैं जो कि वहाँ से आने के बाद अपनी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे सॉन्ग भी आ जाता है। वो इनकी हालत देखकर इनके बारे में पूछ ही रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नजर टेबल पे रखे हुए एक इनविटेशन कार्ड पे जाती है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि यंसु और फैंग बहुत ही जल्द एंगेजमेंट कर रहे हैं। देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं कि अगर शादी हो जाएगी तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तभी मॉम अपने पास से कुछ निकालती है और कहती है कि अच्छा मौका है, उससे मिलने के बाद उसे अच्छी तरीके से हम बर्बाद करेंगे। एक नया प्लान लेकर ये लोग फिर से उनकी एंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम एंगेजमेंट पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे यंसु और फैंग एक शानदार एंट्री के साथ सबके सामने आते हैं। दोनों की जोड़ी सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होती है, लेकिन जैसे फैंग यहाँ पे पहुँचता है उसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि उसकी पार्टी में नाइट आउल के लोग भी पहुंच चुके हैं, इसलिए वो उन्हें खत्म करने के लिए पहले यहाँ से चला जाता है। यंसु यहाँ पे अकेली होती है और उसे अकेला देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वो कैसी कैरेक्टरलेस लड़की है। लास्ट टाइम वो शादी से भाग गई थी, इस बार वो फिर से एंगेजमेंट के लिए आई है, उसके दिल में कोई और है। ऐसी बातें कह के वो उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी ऐसी बातों से भी यंसु को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसकी बहन उसके पास जाती है और उसे दिलासा देती हुए एक वाइन को उसे पीने के लिए देती है ताकि वो इन सभी की बातें भूल जाए। यंसु को पता होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो उसके दिए हुए ड्रिंक को पी जाती है। अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है और उसे होटल के ही एक कमरे में छोड़ दिया जाता है सॉन्ग के साथ। दूसरी तरफ जैसे ही फैंग अपना काम खत्म करके पार्टी में आता है तब सौतेली बहन सामने आ जाती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि यंसु इस समय सॉन्ग के साथ एक कमरे में है ताकि वो उसके साथ एंगेजमेंट ना करे। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत यंसु के पास जाने लगता है। फिर वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं अंदर का नजारा देखकर तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर यंसु सॉन्ग को लगभग जान से मारने ही वाली थी। लेकिन जैसे वो इन सभी लोगों को देखती है वो सबके सामने ऐसे एक्ट करने लगती है कि वो एक मासूम लड़की है जिसे एक लड़का परेशान कर रहा था और ऐसे एक्ट करते हुए वो फैंग से गले मिल जाती है और सॉन्ग के बारे में बताने लगती है कि उसने उसके साथ गलत करने की कोशिश की और उसने मेरे ड्रेस को भी खराब कर दिया। फिर वो अपनी ड्रेस पे लगे हुए थोड़े से ब्लड को उससे दिखाने लगती है। ये देखकर पीछे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़की अपने आप को इतना ज्यादा मासूम दिखाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि उसका ड्रेस ब्लड की वजह से खराब हो गया, जबकि उसने अपने साथ गलत करने वाले पर्सन की ये हालत कर दी है कि वो पूरी तरीके से खून में सन चुका है और वो अभी भी इनोसेंट बनकर कमजोर बनने की एक्ट कर रही है, बिल्कुल ही किसी छोटी बच्ची की तरह। यंसु के इस एक्ट से सभी सोचते हैं कि ये दोनों बेस्ट कपल हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरह खतरनाक हैं और दोनों किसी को मारने से पहले सोचते बिल्कुल भी नहीं हैं। साथ ही वो सॉन्ग के बारे में कहते हैं कि उसकी एक ऑलरेडी मंगेतर है, लेकिन फिर भी वो दूसरी लड़कियों पे डोरी डालने की कोशिश करता रहता है। ये सब देखकर यंसु सॉन्ग के पास आती है और कहती है कि मुझे ये जानना है कि तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए। मुझे याद है कि मेरी बहन मुझे सपोर्ट करने के लिए आई थी और उसने मुझे ड्रिंक दिया था, जिसके बाद मुझे नशा हो गया और वो मुझे यहाँ पे रेस्ट करने के लिए लेकर आई थी। तो तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ड्रंक हूँ और इसी कमरे में हूँ। अब जैसे ही सॉन्ग लिन का नाम लेता है वो आगे बढ़ के उसे पीटना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। साथ ही उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं ताकि वो लिन का नाम ना ले सके। ये सब देखकर फैंग गुस्सा हो जाता है और सभी को शांत करते हुए अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और सॉन्ग को उन्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए कहता है। बाद में वो वहाँ से वापस आने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो यंसु से कहता है कि क्या तुम मुझे यूज कर रही हो। देखो इतना तो मुझे पता है कि तुमने उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की थी, तो मुझे जानना है कि तुम ये कर क्या रही हो। यंसु बिना डरे उसके क्लोज जाती है और कहती है कि वो उसका यूज नहीं कर रही थी, वो तो बस बचे हुए काम को पूरा कर रही थी और अगर वो उसे सपोर्ट करता है तो इससे उसका ही फायदा होगा।
लेकिन फैंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसे पूछता है कि वो ये सारी चीजें अकेले क्यों कर रही है और किस लिए कर रही है। तभी यंसू उसे किस करते हुए शांत करती है और वादा करती है कि वो बाद में उसे बता देगी, लेकिन उसे पहले सॉन्ग चाहिए। फैंग भी उसे सॉन्ग को सौंपने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम सॉन्ग को फैंग के वेयर हाउस में देखते हैं, जहाँ का हालत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और आसपास काफी सारे कंकाल पड़े होते हैं। वहीं पे सॉन्ग को भी बांध कर रखा गया होता है, वो भी बुरी तरीके से पीटने के बाद। तभी यंसू उसे मिलने के लिए चाहती है ताकि वो उसका फायदा उठा सके, साथ ही उसे बर्बाद कर सके। उसे यहाँ पे देखकर सॉन्ग को ऐसा लगता है कि शायद यंसी उसे बचा लेगी, लेकिन यंसी तो उसे यहाँ पे तड़पाने के लिए आई होती है। इसीलिए वो टेबल पे रखे हुए एक चाकू को उठाती है और उसे धमकाना स्टार्ट कर देती है। वो उससे पूछती है कि बताओ तुमने ये सारी चीजें किसके कहने पे की। पहले तो सॉन्ग सच्चाई टालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो यंसी को खतरनाक रूप में देखता है वो डर जाता है और एक एक करके पूरी सच्चाई उसके सामने रख देता है। वो उसे ये भी बता देता है कि वो उसके पास उसकी सौतेली बहन के कहने की वजह से आया था ताकि वो लोग उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके। उसने आज तक उसके साथ जो कुछ भी गलत और सही किया है सिर्फ और सिर्फ उनके कहने की वजह से ही किया है। यंसू कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे चलो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, मुझे ये बताओ कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। अब सॉन्ग को उसकी मॉम की डेथ के बारे में पता होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसे किस तरीके से मारा गया था। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी उसे पता होता है वो एक एक करके सारी बातें उसे बता देता है और इसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे। इसके बाद वो अपना शकल कभी भी उसके सामने नहीं लाएगा। ये सुनकर वो उससे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल यंसी उसके ऊपर वार कर देती है और एक बार नहीं बल्कि 2 बार वार करती है। अपने पिछली जिंदगी के बारे में याद करते हुए वो उसके ऊपर वार करती है और उसे अपना बदला लेती है। जब वो धीरे धीरे मर रहा होता है तब वो उसे कहती है कि मेरे पास समय है, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए अब से तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा और वापस से सू फैमिली में जाकर मेरे लिए जासूसी करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो उसे सिर्फ 3 सेकंड का टाइम देती है। जैसे धीरे धीरे समय कटता है, सॉन्ग अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है और उसका गुलाम बनने के लिए मान जाता है। तब यंसू उसे बचाने के लिए वेयरवुल्फ के जहर का यूज करती है और उसे पिला देती है और उसे वार्न करती है कि उसे धोखा देने की या फिर चालाकी करने के बारे में वो सोचे नहीं, क्योंकि अभी अभी जिस जहर को उसने उसे ठीक करने के लिए दिया है उस जहर को उसे हर महीने के अंदर लेना होगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से वो अपने पहले कातिल से बदला लेती है और सेटिस्फाई होते हुए अपने कमरे के अंदर वापस आती है, जहाँ पे वो फैंग को सोते हुए देखकर उसे गले लगाती है और उसे शादी करने की बात करती है। इसकी आवाज सुनकर फैंग एक ही बार में उठ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कह रही हो। यंसू कहती है कि मुझे पता है कि तुम पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे ही प्यार करती हूँ, तो हम शादी कर लेते हैं। मुझे पता है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मरने के बाद भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे और मेरे साथ मरना भी पसंद करोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ और तुमसे शादी कर लूँ। यंसू ये सारी बातें पूरे दिल से कर रही होती है और फैंग को भी अपनी जादुई शक्तियों से पता चल जाता है कि वो उसे सच में प्यार करने लगी है। इसीलिए वो सोचता है कि उसका मन शादी से बदले उससे पहले ही वो उसे शादी करने के लिए मान जाता है और कहता है कि मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। फिर वो धीरे धीरे बदलने लगता है और यंसू को अपनी तरफ खींचते हुए उसे किस करने लगता है और किस करने के बाद वो उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाना। यंसू भी उसे भरोसा दिलाती है कि जब तक वो उसके पास है उसे किसी और के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग कहता है कि मुझे ऐसा शक है कि तुम अपने परिवार से किसी रीजन से उनसे बदला ले रही हो जिसके लिए तुम मुझे यूज कर रही हो। अगर तुम उनसे बदला लेने में मेरी मदद चाहती हो तो मैं तुम्हारा मदद पूरा करूंगा, लेकिन बदला कंप्लीट हो जाने के बाद तुम मुझे प्लीज छोड़ के मत जाना। ये सुनकर वो उसे फिर से अपने बात पे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ के जाएगी। इसके बाद वो दोनों सोने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से फैन उसे बाहों में उठाता है और उसी वक्त शादी के लिए ले जाने की बात करता है। वो 2nd फ्लोर से जंप करने वाला होता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम इसमें मुझे शादी के लिए लेकर जा रहे हो, क्या इसमें मैरिज ब्यूरो ऑफिस खुला होगा। फैंग कहता है कि मेरे पास इतने पावर है कि मैं उसे आधी रात में भी ओपन करवा सकता हूँ, इसलिए तुम इसकी फिक्र मत करो। ऐसा कहते हुए वो 2nd फ्लोर से ही जंप कर देता है। दूसरी तरफ सू फैमिली परेशान होते हैं और सॉन्ग के बारे में सोच रहे होते हैं कि सॉन्ग के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वो अभी तक उनके पास वापस नहीं आया था। तब मॉम अपनी बेटी को समझाती हैं और कहती हैं कि उन्हें किसी लड़के के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि उससे और भी अच्छे और इस लड़के मिल सकते हैं, तो उसे इसमें उस लड़के पे ध्यान ना देकर प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर सभी सू फैमिली सोचने लगते हैं कि आखिर वो यंसी को अपनी बातों में किस तरीके से फंसाएं और उसे किस तरीके से मिले। तभी पिता को याद आता है कल तो यंसू की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, तो वो वहाँ पे उनसे मिलने के लिए जरूर जाएगी। इसीलिए ये लोग पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार कर लेते हैं और साथ ही सौतेली माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि याद रखना उसके पास एक खानदानी नेकलेस है जो सू फैमिली की विरासत है, उसे भी हमें उसे हासिल करना होगा। इस बार पूरी सू फैमिली ने इस बात को ठान लिया होता है कि वो किसी तरीके से यंसू को पेपर पे साइन करने पे मजबूर कर देंगे। उधर दूसरी तरफ फैंग ने सुबह होने तक यंसू से शादी कर लिया होता है और उसके बाद वो उसे
उसकी मॉम की कब्र के पास उसे छोड़ने के लिए आया होता है। तभी असिस्टेंट बताता है कि उन्हें कोई जरूरी काम आ गया है जिस वजह से उन्हें जाना पड़ेगा। फैन यंसू को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि दोनों के हाथ में प्यार का धागा बंधा हुआ है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और फिर जाने से पहले यंसू उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। फैन भी तुरंत निकल जाता है ताकि वो अपने काम को खत्म करके जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँच सके। इधर जैसे ही यंसू अंदर एंटर करती है, यहाँ पे गेट के पास एक पर्सन छुपकर उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे वो यंसू को देखता है तुरंत इसके बारे में वो उसके डैड को इन्फॉर्म कर देता है। यंसू अपनी मॉम से मिलती है और उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो उनके साथ डिस्कस करती है। साथ ही वो अपनी शादी के बारे में बताती है और फैंग के बारे में बताती है कि फैंग उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। फिर वो पुरानी कुछ बातों के बारे में सोचने लगती है जहाँ पे उसकी मॉम हमेशा ही उसे प्यारी प्यारी कहानी सुनाया करती थी और उनके पास एक खास तरह का लॉकेट भी था। लेकिन एक दिन जब वो रात को अकेले खेल रही होती है तब अचानक से उसके डैड उसके पास आते हैं और उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उसके आधी रात को अपनी मॉम से कहानी सुनने की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई है, वो भी हार्ट अटैक से। पहले तो यंसू को उनकी बातों पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन वो छोटी होती है और उसके डैड बार बार इसी बात को दोहरा रहे होते हैं जिस वजह से उसे भी अपनी पुरानी जिंदगी में कहीं न कहीं इस बात पे शक हो गया था कि उसकी मॉम की डेथ उसकी वजह से ही हुई थी। लेकिन जब उसे नई जिंदगी मिली तब उसे सच्चाई पता था और उसे ये भी पता था कि उसकी मॉम की डेथ उसकी वजह से ही नहीं हुई है बल्कि उसके परिवार की वजह से हुई है, जिसका वो पता लगा रही होती है और साथ ही उन लोगों से बदला लेने के बारे में अपने मॉम से बात भी कर रही होती है। अपने मॉम से मिलने के बाद जैसे वो वहाँ से आगे बढ़ती है वैसे ही उसके हाथ से उसकी मॉम का लॉकेट नीचे गिर जाता है। वो उसे उठा रही होती है, तब यहाँ पे पूरी सू फैमिली आ जाती है। तुरंत ही सौतेली माँ उस नेकलेस को देख लेती है। इसके बाद सौतेली बहन सू यंसू को परेशान करने के लिए उससे कहती है कि अपने माँ से मिलने आना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात होगी ना। ऐसे तुम बिना अपनी मॉम के अकेले कैसे जी लेती हो? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। इनकी बातें सुनकर यंसू रोना धोना स्टार्ट नहीं करती है, ना ही इनकी बातों से उसे कोई फर्क पड़ता है। वो तो अपनी सौतेली बहन का मुंह तोड़ जवाब देती है। वो कहती है कि रखेल माँ से अच्छा मरी हुई माँ मुझे ज्यादा पसंद है। फिर वो सौतेली माँ के स्कार्फ पे कमेंट करती है जिसकी कीमत काफी कम होती है, जिस वजह से वो उन्हें पैसों की नजर से नीचे दिखाने की कोशिश करती है और यहाँ से जाने लगती है। डैड उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हैं और उसे ठीक से बात करने के लिए कहते हैं। यंसू भी कहती है कि ठीक है, मुझे भी आप लोगों से कुछ बात करना है। मेरी मॉम ने मरने से पहले अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी शेयर मेरे नाम कर दिए थे। उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि उनके मरने के बाद उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। ये सुनकर डैड उसे कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे मॉम का दिमाग बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्या तुम्हें पता है कि कंपनी किस तरीके से चलाया जाता है? यंसी कहती है कि आपने सही कहा, मुझे नॉलेज नहीं है कि कंपनी को किस तरीके से चलाया जाता है, इसलिए तो मैंने सोचा है कि मुझे वो शेयर्स नहीं चाहिए, मैं वो सारे के सारे शेयर्स अपने फैमिली वालों को दे दूंगी। ये सुनते ही सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो पहले से पता था कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर वो अपने साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाए होते हैं वो उसके सामने कर देते हैं। पिता भी उसके हाथ में पेन रख देते हैं और उस पर साइन करने के लिए कहते हैं। यंसू पेन से अपने डैड के ऊपर वार करती है और कहती है कि आपसे किसने कहा कि मुझे इस पे साइन करना है? ओह, मैं समझ गई। ऐसा कहते हुए अपने पर्स से वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट वाला कार्ड निकालती है और इन सभी को दिखाते हुए बताती है कि उसने फैंग से शादी कर ली है और फैंग ही उसका इकलौता परिवार है, तो उसने सोचा है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगी और अब वो इनके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी आने नहीं देगी। ये सुनकर तो पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यंसू के ऊपर हाथ उठा देते हैं। यंसू नीचे गिर जाती है, लेकिन वो बड़े ही चालाकी से उसके हाथ में जो अदृश्य प्यार की धागा होती है उसे खतरे का मैसेज फैंग के पास भेज देती है और इनसे बिना डरे कह देती है कि वो साइन नहीं करने वाली है। पिता तो ये सुनकर उसे फिर से मारने वाले होते हैं, लेकिन सौतेली माँ उन्हें रोकती है और कहती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वो पहले से ही अपने साथ इंक लाई होती है कि अगर वो साइन नहीं करती है तो वो लोग फोर्सफुली उसके हैंड प्रिंट लगाकर सारी संपत्ति पे कब्जा कर लेंगे, जिसके लिए वो उसे फोर्स करते हैं। यंसू उन सभी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और तभी यहाँ पे फैंग आ जाता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और मॉम एंड डैड के दोनों हाथ तोड़ देता है। साथ ही वो सौतेली बहन पे भी वार करता है और इसके बाद वो यंसू से पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसे देखते ही वो छोटी बच्ची की तरह एक्ट करने लगती है और कहती है कि वो ठीक है, इन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया। अब ये सुनकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन फैन को पता होता है कि इन्होंने इसके ऊपर हाथ उठाया, इसलिए वो उसे मारने वाले होते हैं। यंसू उसे रोकती है और कहती है कि मैं खुद ही आगे बढ़ के इन्हें सजा देना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक एक करके अपने डैड को कई सारे थप्पड़ मारती है और सभी बातों को याद करती है कि उसके डैड ने उसके साथ कितना ज्यादा गलत किया। फिर फैंग सामने आता है और वो उनके गर्दन तोड़कर उन्हें जान से मारने वाला होता है। ये देखकर सौतेली बहन उसके कदमों में आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी यंसू भी आकर उसे रोक देती है क्योंकि वो अपने डैड को और भी ज्यादा तड़पाना चाहती थी। उसके कहने पे वो एक ही बार रुक जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए वहाँ से उसे चुपचाप लेकर चला जाता है। घर आने के बाद उसके पैरों पे लगे हुए चोट पे वो मरहम लगा रहा होता है, लेकिन वो काफी गुस्से में होता है। यंसू उसे देखती है और पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। ये सुनकर वो उसे डांटता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने परिवार से
किसी वजह से बदला ले रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके से उनके सामने चली जाओ। मुझे पता है कि तुम मेरा यूज करती हो और मैं चाहता भी हूँ कि तुम मेरा ही यूज करो और जो तुम्हें परेशान करते हैं उन्हें खत्म कर दो, लेकिन इस तरीके से अपने आप को किसी के सामने ऐसे रिप्रेजेंट मत करो कि कोई तुम्हें चोट पहुंचा सके। यंसू उसकी बातें सुन रही होती है और उसे साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि फैंग उसके लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है और वो उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। वो कभी भी नहीं चाहता है कि उसे कोई भी चोट पहुंचे, इसके लिए वो अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंपने को भी तैयार होता है। साथ ही उसे अब भी डर होता है कि यंसू का जब मकसद पूरा हो जाएगा तो कहीं वो उसे छोड़कर यहाँ से चली न जाए। यंसू ने पहले कई बार कह चुका होता है कि वो उसे नहीं छोड़ने वाली है। इस बार भी वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि बताओ तुमने मुझसे ही प्यार क्यों किया था, क्या उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी इसलिए? ये सुनकर वो उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारी नियति थी। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ साल पहले जब फैंग का नाइट आउट के लोगों के साथ आमना सामना हुआ था तब वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। वो अपनी जान बचाते हुए एक टनल में जाकर छुप जाता है। पास से ही यंसू भी गुजर रही होती है जो कि अपने क्लास के होमवर्क से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई होती है क्योंकि प्रोफेसर ने एक ही चीज को उसे बार बार लिखने के लिए कहा होता है, जिस वजह से वो गुस्से में जा रही होती है और तभी वो फैंग से टकरा जाती है। जब वो उसे जख्मी हालत में देखती है तो वो उसके पास बैठ जाती है और देखती है कि ये लड़का तो कितना ज्यादा हैंडसम है। बाद में वो उसके चोटों पे ध्यान देती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। ये देखकर फैंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि एक लड़की जिसने अपने सामने किसी वेयरवुल्फ को देखा है वो बिल्कुल भी डर नहीं रही है। वो इसके बारे में उससे पूछता भी है कि तुम मुझे देखकर डर क्यों नहीं रही हो। वो कहती है कि अगर इस समय मैं तुम्हें देखकर डरती हूँ तो तुम्हारी जान नहीं बचा सकती हूँ, अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, नहीं तो तुम यहीं पे मर जाओगे। तभी अचानक से वो लोग ढूंढते हुए उसे पहुंच आते हैं, इसलिए वो बचने के लिए उसे किस करने लगता है। जब वो पहली बार उसके साथ बचने के लिए किस करता है तब अचानक से उसकी शक्तियों से उसे पता चलता है कि यही लड़की उसकी लाइफ पार्टनर है और फैंग इसी के बारे में यंसू को इस समय बताता है। वो बताता है कि उस समय जब मैंने तुम्हें किस किया था तब मुझे उसी समय इस बात का रियलाइज हो गया था कि तुम आम से दिखने वाली कोई आम सी लड़की नहीं हो, तुम तो आगे चलकर मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली हो। वैसे मुझे उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन बेवकूफों की वजह से तुम मुझे मिल गई। इसके बाद वो उसे किस करता है। यंसू उसे कहती है कि लेकिन मैंने कई सारे लोगों से और कहानियों में सुना है कि जो वेयरवुल्फ का राजा होता है उसकी पार्टनर कोई फीमेल वेयरवुल्फ ही होती है, ना कि कोई इंसान। तो आखिर मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर कैसे हो सकती हूँ? ये सुनकर वो उसे कहता है कि अच्छा मैंने सुना है लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम प्यार किसी से भी कर सकते हैं और कोई भी हमारा लाइफ पार्टनर बन सकता है। देखो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और हमारी जोड़ी को स्वर्ग से बनाया गया है, इसलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी ऐसी बातें मत करना क्योंकि मेरा दिल टूट जाता है ऐसी बातें सुनकर। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा मैं समझ गई कि हमारी जोड़ी को स्वर्ग में बनाया गया है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई भी कमेंट पास नहीं करूंगी। वो थोड़े सुस्त होकर हाँ में जवाब देता है। तब वो उसे कहती है कि क्या तुम नाराज हो, लेकिन मुझे तुम्हें शांत करना अच्छे तरीके से आता है। ऐसा कहते हुए वो उसके गले पे किस करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि ये पूरा नहीं है। तब वो उसे फिर से किस करती है, लेकिन ये भी इसके लिए कम होता है। वो उसे बाहों में उठाता है और बेड पे लेटाते हुए उसे किस करने लगता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। अगली सुबह हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि सू परिवार में वापस आता है। वापस आने के बाद वो अपना नाटक स्टार्ट कर देता है और फिर वो मॉम डैड को देखता है और कहता है कि आप लोग अभी भी जिंदा हो, मतलब कि वो बात सच थी। ये सुनकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। सॉन्ग बताता है कि जब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तब उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि फैंग लिन को पसंद करता है और शायद इसी वजह से उसने उसके पेरेंट्स की जान नहीं ली है। ये सुनकर मॉम पास्ट की बातें सुनने लगती हैं कि लास्ट टाइम डैड की जान जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही लिन उसके कदमों में गिरी और इससे रिक्वेस्ट की, फैंग ने उसकी डैड को छोड़ दिया। साथ ही ये लोग और भी बातें सोच रहे होते हैं कि इन्होंने फैंग के साथ काफी बार गलत कर दिया है। अगर उसे इनकी बेटी में इंटरेस्ट नहीं होता तो कब का ये लोग मर चुके होते। इन्हें अपने जाल में फंसता हुआ देखकर सॉन्ग अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है, लेकिन लिन को थोड़ा शक होता है और वो कहती है कि लेकिन उसने तो मेरी बहन से शादी कर ली है और वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। ये सुनकर मॉम अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देने लगती है कि किस तरीके से डैड अपनी पहली वाइफ के साथ खुश होने का नाटक करते थे, लेकिन उन्हें खुशी लिन के मॉम के साथ ही मिलती थी। ये सुनकर लिन को भी ऐसा भरोसा हो जाता है कि शायद वो सच में उसे ही पसंद करता है। अब इस मौके को ये लोग इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए डैड अपनी दूसरी बेटी को समझाते हैं कि उसे इस मौके का अच्छी तरीके से यूज करना होगा ताकि वो लोग शहर में अच्छा खासा नाम कमा सके, जिसके लिए वो खुद की बेटी को फैंग के क्लोज आने की बात समझा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम फैन को देखते हैं जो कि यंसी के लिए खाना बनाता है और खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वो उसे खाने के लिए कहता है। यंसू से पूछती है कि क्या साथ में वो उसके साथ नहीं खाने वाला है, तब वो बताता है कि उसे बहुत सारा काम है इसलिए उसे जाना होगा और फिर वो काम की वजह से कंपनी चला जाता है। तभी यंसू के पास उसकी सौतेली माँ फोन करती है और फैन के बारे में बड़ी ही चालाकी से फैन के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि वो इस समय कहाँ पे है, क्योंकि वो लोग उसे डिनर पे इन्वाइट करना चाहते हैं। ये सुनकर वो मना कर देती है और कहती है कि फैंग इस समय काम की वजह से कंपनी में है। ये पता लगते ही वो तुरंत फोन को रख देती है और अपनी बेटी से सारी तैयारियां करने के लिए कह देती है। लिन भी खाने का अच्छा सा बॉक्स रेडी कर लेती है और फैन से मिलने के लिए निकलने वाली होती है। साथ ही वो सॉन्ग से कहती है कि तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा सा जॉब जरूर दिलाऊंगी, लेकिन अब लिन को कहाँ पता होता है कि सॉन्ग तो उसे अपने ही जाल में
में फंसा रहा है। घर से बाहर निकलने से पहले उसकी मॉम उसे खास तरह का एक परफ्यूम देती है और कहती है कि फैंग के पास आने से पहले तुम इसे लगा लेना। फिर लिन पूरी तैयारी के साथ फैंग के ऑफिस में पहुंचती है, जहाँ पे वो रिसेप्शन से बात करती है और अपना सरनेम बताती है। सरनेम सुनकर वो लड़की उसका बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करती है और तुरंत ही बॉस के कैबिन का रास्ता बता देती है और कहती है कि बॉस आपका कब से इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर जो इसकी गलतफहमी होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसे सच में भरोसा आ जाता है फैंग उससे प्यार करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि फैंग ने पहले ही अपने रिसेप्शनिस्ट को ये ऑर्डर दिया होता है कि अगर कोई लड़की उसके पास आती है और उसके बॉस के बारे में पूछती है और उस लड़की का सरनेम सू होता है तो उस लड़की को बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधा उसके बॉस के कैबिन में भेज दिया जाए। इसलिए वो लड़की लिन के साथ अच्छा व्यवहार करती है, क्योंकि उसने सुना था कि उसके बॉस बहुत ही जल्द इस लड़की से शादी करने वाले हैं। तो वो उसका अच्छा सा वेलकम करते हुए सीधा उसे बॉस के कैबिन में भेज देती है। फिर बिना किसी अपॉइंटमेंट के उसे सीधा बॉस के कैबिन में भेज दिया जाता है। कैबिन में जाने से पहले वो अपनी मॉम के दिए हुए परफ्यूम को अपने ऊपर स्प्रे करती है और अंदर चली जाती है। उसकी हील से फैन को पता चलता है कि उसके कैबिन में कोई लड़की आई है और ये उसकी वाइफ के अलावा कोई और नहीं हो सकता है, इसलिए वो उसे डार्लिंग कह के बुलाता है, जिससे लिन की जो गलतफहमी होती है वो और भी ज्यादा गहरी होने लगती है। वो अपने खाने को टेबल पे रखती है और उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगती है। उधर दूसरी तरफ यान सुबह कंपनी में पहुंच जाती है, क्योंकि फैंग ने घर पे खाना नहीं खाया था, इसलिए वो भी उसके लिए खाना लेकर आई होती है। रिसेप्शन पे पहुंचने के बाद वो भी अपना नाम बताती है और फैंग से मिलने की बात करती है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसके सरनेम के बारे में पूछती है। तब वो उसे कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ जो तुम मुझे इस तरीके से घूरे जा रही हो। तब वो बताती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बॉस ने तो पहले ही कहा था कि जो भी लड़की इस सरनेम के साथ आती है उन्हें उनके कैबिन में भेज दिया जाए। लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समय पहले भी यहाँ पे एक लड़की आई थी जिसका सरनेम आपके ही सरनेम जैसा था और इसलिए मैंने उसे बॉस के कैबिन में भेज दिया। ये सुनते ही वो समझ आती है कि वो लड़की कोई और नहीं उसकी बहन ही हो सकती है, इसलिए वो सीधा फैन के कैबिन की तरफ जाने लगती है। उधर दूसरी तरफ जो लिन होती है वो फैन के क्लोज आने की कोशिश करती है। वो उसकी गोद में बैठती है, लेकिन जैसे ही फैन उसका चेहरा देखता है वो उसे अपने पास से धक्का दे देता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन वो उसे बताती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो भी तो उसे प्यार करता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आई है। अब वो बार बार उसे अपने आप से धक्का दे रहा होता है, लेकिन जो उसने परफ्यूम स्प्रे किया होता है जिस वजह से उसे धीरे धीरे नशा होने लगता है और इधर येंसो उसके कैबिन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। फैन उस लड़की से अपने आप को दूर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो उसे किस करने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो इसे लात से मारता है और वो सीधा अपने बहन के सामने घुटने टेक कर गिर जाती है। जैसे येंसो उसे यहाँ पे देखती है, पहले तो उसे गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की जैसी हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे सामने से थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन येंसो, अब पुरानी वाली येंसो तो बिल्कुल भी नहीं होती है। वो उसके हाथ को रोकती है और एक ही बार में 3 थप्पड़ उसके चेहरे पे लगा देती है। फिर वो फैंग के पास आती है, जहाँ पे फैंग एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट कर रहा होता है और कहता है कि उस लड़की ने तो लगभग मुझे अपवित्र तो कर ही दिया था, लेकिन सही समय पे तुम आ गई। येंसो उसे पूछती है कि तो बताओ उसके साथ मैं क्या करूँ। तब वो उसे कहता है कि अच्छा होगा कि इसे जान से मार डालो या फिर इसे भेड़ियों की गुफा में फेंक दो, ताकि मेरे भाइयों के लिए एक अच्छा चारा बन सके। वैसे उसने पता नहीं अपने बॉडी पे क्या छिड़का था, जिस वजह से मुझे बहुत ही घिनौना महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी बदबू को अब सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहाने की जरूरत है। फिर वो अपनी वाइफ के दोनों हाथों को टच करता है और कहता है कि तुम्हारी स्मेल कितनी ज्यादा अच्छी है और इसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। इधर ये मौका देखते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ का एक वर्कर उसे पकड़ लेता है और वापस से उसे येंसो के सामने ला देता है। येंसो तो इस समय अपनी बहन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, इसलिए टेबल पर रखी हुई एक कांच के कटोरे से उसके सर पे एक ही बार में वार कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। और फिर वो अपने लोगों से उसे काल कोठरी में बंद करने के लिए कह देती है, ताकि उसके साथ बाद में वो अच्छी तरीके से सभी चीजें सेटल करे। उधर फैंग अपने आप को फ्रेश कराने के लिए बात लेने लगता है और तभी येंसो भी उसके पास पहुंच जाती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम लिन को देखते हैं, जिसे कैद करके रखा गया होता है। कुछ समय के बाद येंसो उससे मिलने के लिए जाती है और अपनी बहन को देखते ही एक एक करके उसे कई सारे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। येंसो कहती है कि अच्छा तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे हस्बैंड का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम खानदानी रखेल हो, आखिर तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो। लिन कहती है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम मेरे बारे में जल्द ही पता लगा लेंगी और वो पुलिस को कंप्लेन भी कर देंगी। ये सुनकर वो उसके ऊपर हंसती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम इसमें तुम्हें ढूंढ रही होंगी, तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे किस सिचुएशन में आई थी। और वैसे भी तुम्हारे मॉम के पास ये बात पहुंचा दिया गया है कि आज तुम फैंग के साथ हो तो घर नहीं पहुंच सकती हो। तभी यहाँ पे सॉन्ग आता है, जिसके हाथ में लिन का फोन होता है और वो बताता है कि उसने लिन के फोन से उसने उसके मॉम को मैसेज किया है कि आज रात वो फैंग के साथ है। फैंग को यहाँ पे देखकर वो उसे पूछती है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। तब वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने ये सारी चीजें तुमसे तो ही सीखी है, तुमने ही मुझे इस जाल में फंसाया था, इसलिए मैंने तुम्हें भी फंसा लिया। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर येंसो अपनी सौतेली बहन से अपने मॉम की मौत का रहस्य बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। वो उसे चाकू से डराती है और कहती है कि अगर तुम सच नहीं कहोगी तो मैं तुम्हारी जबान कट कर दूंगी। तो वो झूठ बोलने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम की डेथ तो हार्ट अटैक से हुई थी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। येंसो को भी पता होता है कि ये इतनी आसानी से राज नहीं खुलने वाली है, इसलिए वो उसे जान से मारने की धमकी देने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे
फैन ऐसा आता है। फैन को देखते ही लिन उसे उकसाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज किया है ताकि वो सू फैमिली से बदला ले सके, ये तुमसे प्यार नहीं करती है। तरीके की बातें निकाल कर वो फैन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन सारी बातें जानने के बाद फैन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरी वाइफ है और वो जैसे चाहे मेरा यूज कर सकती है। क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ तो मैंने अपने आप को इसे सौंप दिया है, ये जैसे चाहे मेरा यूज कर सकती है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बेचारी लिन का ये भी प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद यंसू उसे दूसरा मौका नहीं देती है और कहती है कि अब मैं फिर से तुमसे नहीं पूछने वाली हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम सच्चाई बता दो। तो वो डर के मारे सारी सच्चाई बताने लगती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हारे डैड ने उसे जान से मारा था। यंसू उसे कहती है कि अगर तुमने झूठ कहा तो मैं तुम्हें दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। तब वो उसे कहती है कि मेरे पास सबूत है। जब मैं छोटी थी और सू फैमिली में पहली बार आई थी, तब मैंने उसी समय डैड को मेरी मॉम से बात करते हुए सुना था कि उन्होंने अपने हाथों से ही तुम्हारे मॉम के गला घोटकर उनकी जान ले ली और ऐसा दिखाया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसमें इन सारी बातों को रिकॉर्ड भी किया गया था। अपनी मॉम की मौत की सच्चाई जानने के बाद यंसू पूरी तरीके से टूट जाती है। साथ ही वो थोड़ी सी खुश भी होती है क्योंकि वो काफी समय से इस गिल्ट के अंदर ही जी रही थी कि उसने अपनी मॉम को कहानी सुनाने पे फोर्स किया, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। उसे भी पता था कि ये सारी बातें झूठ है, लेकिन कई बार उसके डैड ने उसे कहा होता है, जिस वजह से उसे कहीं ना कहीं इस बात पे भरोसा हो गया था। लेकिन आज सच्चाई जानने के बाद उसका वो गिल्ट उसके मन से बाहर निकल जाता है। वो अपनी मॉम की वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, लेकिन वो खुश होती है कि उसने सच्चाई का पता लगा लिया और अब उसे बस गुनहगारों को सजा देना बाकी है। लिन कहती है कि मैंने सारी सच्चाई बता दी, अब मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो उसे जाने नहीं देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया है? तुम ही वो पर्सन हो जिसने अपने बॉयफ्रेंड को मेरे पीछे लगाया ताकि मैं उससे प्यार करूं और तुम सब मेरी प्रॉपर्टी लेकर मुझे जान से मार डालो। इसलिए माफी तो तुम्हें किसी भी हाल में नहीं मिलने वाली है। वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है, जिस वजह से फैंग उसे संभालता है, अपने लोगों को बुलाता है और लिन को भेड़ियों के जंगल में बुरी तरीके से पीटने के बाद फेंकने के लिए कह देता है। और इसके बाद वो यंसू को अपने बाहों में उठाता है और वहाँ से उसे वापस से कमरे में लेकर आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन यंसू बताती है कि उसका अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब उसे उस पर्सन को ढूंढना होगा जिसने उस समय उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया था और जिसका नाम किंग है। लेकिन फैंग उसे समझाता है कि अब उसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें वो खुद ही हैंडल कर लेगा और आगे बढ़ के उसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यंसू चाहती थी कि वो अपने मॉम के कातिलों से एक एक करके खुद से बदला ले। लेकिन ये सारी चीजें सुनकर फैंग इसके लिए वॉरिड होने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वैसे भी वो यंसू के लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इन सारी चीजों में यंसू को कोई भी तकलीफ हो। इसके लिए वो सारी चीजें खुद ही हैंडल करने की बात करता है। वो उस पर्सन को भी ढूंढने की बात करता है और कहता है कि एक ही दिन में वो पर्सन तुम्हारे सामने होगा। बाद में उसे शांत करता है, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आ रही होती है, जिस वजह से वो उसकी मॉम की तरह उसे कहानियां सुनाने लगता है। जब वो कहानी सुन रही होती है तब उसके सपने में उसकी मॉम फिर से आने लगती है और वो सारी चीजें फिर से उसके सामने आने लगती है जो कुछ भी उसने देखा था, जिस वजह से वो घबराने लगती है। लेकिन फैंग उसके साथ होता है जो कि उसे आराम से शांत कर देता है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि सू फैमिली के साथ होता है और उसके पास लिन का फोन भी होता है, जिससे वो लिन की मॉम के पास मैसेज करता है। मॉम जैसे उस मैसेज को देखती हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि उनकी बेटी ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो घर से बाहर निकली थी। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि उनकी बेटी ने फैन को अपने कब्जे में कर लिया है और वो पूरी तरीके से उसके प्यार में पागल हो चुका है, जिस वजह से उसने यंसू को कारागार में बंद कर दिया है और पिछले कई दिनों से वो उसे टॉर्चर भी कर रही है। वो बहुत ही जल्द अपने रिश्ते का पूरी दुनिया के सामने खुलासा भी करने वाले हैं एक बड़े कॉन्फ्रेंस पार्टी में, जहाँ पे वो यंसू के शेयर पे भी कब्जा कर लेंगे। ये सारी बातें सुनकर तो ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मॉम कहती हैं कि मेरी बेटी अब इतनी ज्यादा अमीर बनने वाली है तो मुझे भी जाकर सैलून में अपने आप को थोड़ा सा सेट कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो घर से निकल जाती हैं। 3 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर सभी लोग उस पार्टी वाले कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, जहाँ पे यंसू सभी को ध्यान से देख रही होती है। यहाँ पे उसके मॉम डैड भी आए होते हैं। सभी लोग उन्हें कांग्रेस कर रहे होते हैं कि उनकी दूसरी बेटी बहुत ही जल्द फैंग के साथ शादी करने वाली है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ये सुनकर ये लोग बहुत ही ज्यादा इतरा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे एक लड़की होती है जिसपे डैड की नजर रुक जाती है। तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जिसे यंसू ढूंढ रही थी। जब ये दोनों अकेले वॉशरूम में होते हैं तब वो एक बड़े से राज से पर्दा हटाते हैं। पता चलता है कि किन वो मॉम की तरफ देखता है और उन्हें उस सारे से अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो भी मेकअप ठीक करने का बहाना करते हुए उससे पीछे पीछे बाथरूम में मिलने के लिए चली जाती है। जो लिन है असल में वो इन दोनों की बेटी है और जो किंग है वो उसका असली फादर है। और वो आज यहाँ पे वेटर की ड्रेस में इसलिए आया होता है ताकि वो अपनी बेटी को फैंग से शादी करते हुए देख सके। आज वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहीं पे शुरू हो जाता है। सौतेली माँ का ये पहला प्यार होता है और इनके साथ ही इन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया था। लेकिन ये बात उन्होंने अपने दूसरे हस्बैंड जो कि सू फैमिली के हेड होते हैं उनसे आज तक छुपाई थी। लेकिन आज उनका प्लान होता है कि जैसे उनकी बेटी फैंग से शादी करती है वो उसे डाइवोर्स दे देंगी और अपने पहले हस्बैंड के साथ मजे करेंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरा के जरिए रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि फैंग ने तो अपने पावर अपने रुतबे का यूज करके इस पर्सन के बारे में पहले ही पता लगा लिया होता है और उसे पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे इंसर्ट करा दिया था, जिसके जरिए क्योंकि 6
सा वीडियो बना लेते हैं ताकि वो यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका कर सके। यंसू इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा खुश होती है, इसलिए वो फैंग को किस करती है। उधर दूसरी तरफ डैड की हालत भी कुछ ऐसे ही होती है। वो भी काफी समय से एक छोटी लड़की को डेट कर रहे थे और उनका भी यही प्लान था कि जैसे उनकी सो कॉल बेटी लिन फैंग से शादी कर लेगी, वो तुरंत ही अपनी दूसरी वाइफ को डाइवोर्स दे देंगे और इस छोटी सी लड़की के साथ रहना स्टार्ट कर देंगे। अब यंसू की डैड या फिर उसकी सौतेली माँ दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं होती है, लेकिन अचानक से जब सौतेली माँ यहाँ पे आती है तब वो इन दोनों को रंगे हाथ देख लेती है, जिस वजह से वो यहाँ पे तमाशा क्रिएट कर देती है, जिस वजह से सभी रिपोर्टर का ध्यान वे लोग खींच लेते हैं। वो उनकी वीडियो बनाने लगते हैं और इस रिश्ते के बारे में पूछने लगते हैं। सौतेली माँ तो अपने सेकंड हस्बैंड को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं और उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। साथ ही वो उस छोटी सी लड़की को भी मारने वाली होती है, लेकिन डैड उन्हें रोक लेते हैं और ऐसा करने से उन्हें रोकते हैं। साथ ही वो सोचते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, अगर इसके बारे में बाहर पता चलता है तो उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, इसलिए वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुरंत ही अपनी दूसरी वाइफ से माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि ये बस गलतफहमी थी, जिस वजह से वो छोटी लड़की गुस्से से यहाँ से चली जाती है। जब सबको ऐसा लगता है कि सारी चीज शांत हो गई, तुरंत ही यंसू यहाँ के बड़े से प्रोजेक्ट पे अपनी सौतेली माँ की वीडियो ऑन कर देती है, जहाँ पे सभी देख पा रहे होते हैं कि सौतेली माँ इसमें किसी दूसरे पर्सन के साथ है। सभी रिपोर्टर को एक बार फिर से एक दूसरी खबर मिल जाती है। सभी इस बात में सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन किसे धोखा दे रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन डैड इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो तुरंत अपनी सेकंड वाइफ के गर्दन पे देखते हैं जहाँ पे लव बाइट होता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं और उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। उनकी सेकंड वाइफ उन्हें शांत करने की कोशिश करती है ताकि वो इस सिचुएशन को टाल सके, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन पे फिर से हाथ उठाने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे सौतेली माँ का फर्स्ट हस्बैंड आ जाता है और फिर दोनों पर्सन के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, जिसमें पिता को ज्यादा चोट लगता है, इसलिए वो गुस्से में अपनी दूसरी वाइफ से कहते हैं कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, जिसपे सौतेली माँ जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम मुझे डाइवोर्स दे सकती हो, वैसे भी मेरी बेटी बहुत ही जल्द फैंग के साथ शादी कर लेगी, उसके बाद तुम्हारा मेरा मुकाबला कैसे हो सकता है। कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लिन उनकी भी बेटी है, जिसपे सौतेली माँ जोर जोर से हंसने लगती हैं और अपने पहले हस्बैंड की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि वो उनकी बेटी है, ना कि उसकी। ये सुनकर डैड को पता चलता है कि सौतेली माँ ने तो स्टार्टिंग से ही उन्हें चीट किया है और वो अब तक उन्हें धोखा देती आ रही थी और वो बेचारे समझ रहे थे कि वही ज्यादा समझदार है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तो उनके साथ ही हो गया। सौतेली माँ कहती है कि कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे मेरी बेटी और उसका हस्बैंड आ जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और अपने हस्बैंड को सबके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी। तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है और बताता है कि मिस्टर फैंग और उनकी वाइफ यहाँ पे आ रहे हैं। दरवाजा ओपन होता है और सामने से काफी सारे बॉडीगार्ड आते हैं, जिनके हाथ में कई सारी कीमती चीजें होती हैं और उनके बीच से फैंग अपनी वाइफ के साथ एंट्री लेता है, जो कि लिन नहीं बल्कि युनसू होती है। युनसू को यहाँ पे सही सलामत देखकर तो इनके छक्के छूट जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उनके साथ धोखा दिया किसने और कब कैसे। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो युनसू से पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, लिन कहाँ पे है। फिर वो फैन से कहते हैं कि वो तो उनकी बेटी से शादी करने वाले थे ना। ये सुनकर युनसू कहती है कि क्या तुम उसकी बेटी से शादी करने वाले थे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। फैन कहता है कि वो लोग बकवास कर रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद वो अपने लोगों को आगे भेजता है। अफवाह फैलाने वाले लोगों को सजा देने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और सौतेली माँ को थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर सौतेली माँ कहती है कि मैं अफवाह नहीं बता रही हूँ, मेरी बेटी ने कहा था कि वो तुम्हारे साथ है, मैं सबूत दिखा सकती हूँ। तब यहाँ पे सॉन्ग आ जाता है और कहता है कि लगता है कि आप लोग सपनों में जीना स्टार्ट कर दिए हो। के बाद एक धमाके देखकर तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है। तभी फैंग सभी को यहाँ से बाहर जाने के लिए कह देता है। इसके बाद सौतेली माँ युनसू से पूछती है कि उनकी बेटी कहाँ पे है। तब वो कुछ फोटोग्राफ उनके सामने रख देती है और कहती है कि देख लो अपनी बेटी को ध्यान से, तुम्हारी बेटी कहाँ पे है। फोटोग्राफ्स देखकर सौतेली माँ डर जाती है और हाथ उठाने के लिए वो युनसू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फैंग उसे पकड़ लेता है और युनसू उन्हें थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरे पास आने की भी हिम्मत मत करना। और रही तुम्हारी बेटी की बात तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि पता नहीं वो तुमसे कभी दोबारा मिल भी पाएगी या फिर नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता है। अच्छा होगा कि तुम अब अपने बारे में सोचो। ऐसा कहते हुए वो न्यूज ऑन कर देती है, जिसमें दिखाया जाता है कि पूरी सू फैमिली किस तरीके से बर्बाद हो रही है। सभी एक दूसरे को ही चीट कर रहे हैं और वो कितने घिनौने हैं, जिस वजह से ये लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो डैड होते हैं वो सौतेली माँ पे हंसते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे साथ तुम भी बर्बाद हो गई। तब सौतेली माँ कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम सभी तुम्हारे परिवार हैं। ये सुनकर युनसू को एक बार फिर से उसकी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है कि जिसे उसने प्यार किया था, उसने किस तरीके से उसकी बहन के साथ उसे धोखा दिया, उसे जान से मारा, उसके परिवार वालों ने किस तरीके से उसकी मॉम को मारा। ये सारी बातें उसे याद आने लगती है, इसलिए वो कह देती है कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है सिवाय फैंग के। ये सुनकर डैड कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी सौतेली माँ से रिश्ता तोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। अब हम दोनों ही एक दूसरे के साथ ही हैं। युनसू कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरी मॉम की मौत कैसे हुई थी। ये सुनकर इस बात को ये लोग फिर से टालने की कोशिश करने लगते हैं। सच्चाई सामने न आए, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को थप्पड़ भी मारने लगते हैं। और पिता तो इतनी चालाकी से अपने मर्डर का जो इल्जाम होता है वो सारा का सारा सौतेली माँ के ऊपर डाल देते हैं और कहते हैं कि यही है जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी, इसने ही उसे जान से मारा था।
बाद में मुझे धमकाया कि मैं उसके साथ रहूं, नहीं तो वो तुम्हें भी जान से मार डालेगी, इसलिए मैं उसके साथ मजबूरी में रह रहा था। तुम इसे खत्म कर दो। ऐसा कहते हुए वो अपनी सेकंड वाइफ को फंसाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब इन्हें कौन बताया कि यंसु को तो सच्चाई पहले से पता है। और तभी सौतेली माँ का पहला हस्बैंड सामने आ जाता है और पेन ड्राइव दिखाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम की जान किसने ली, इसमें सारे सबूत है। ऐसा कहते हुए वो पेन ड्राइव इनके हवाले कर देता है। जैसे पेन ड्राइव को ऑन किया जाता है, सभी देख पा रहे होते हैं कि सौतेली माँ और डैड किस तरीके से आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पे इस बात का भी खुलासा हो जाता है कि डैड ने ही उसकी मॉम की हत्या की थी। पहले डैड ने उसकी मॉम को तकिए से कवर कर दिया था ताकि वो सांस ना ले पाए, जिस वजह से धीरे धीरे उनका दम घुटने लगा और उनकी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने दुनिया की नजर में ये दिखाया कि उसकी मॉम की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यहाँ यंसु को ये भी पता चलता है कि उसके पिता इन सारी चीजों में अकेले नहीं थे, उसकी सौतेली माँ भी इन सारी चीजों में उनके साथ थी। सच्चाई सामने आने के बाद सौतेली माँ अपने हस्बैंड से पूछती है कि उन्होंने उन्हें धोखा क्यों दिया, उन्होंने सच्चाई क्यों सामने लाई। तब वो उसे कहते हैं कि क्योंकि तुम काफी समय से किसी और इंसान के साथ रहती आ रही हो और मेरी तुम्हारे आसपास आना भी तुम्हें मंजूर नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास से पूरी तरीके से आजाद कर दिया। ऐसे कहते हुए वो फैंग की तरफ देखता है। तुरंत ही उसे पैसों से भरा हुआ बॉक्स मिल जाता है। पता चलता है कि फैंग ने उसे पहले ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलाया हुआ था ताकि वो सभी को फंसा सके, और काम होने पे वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और उसे माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी को भी माफ नहीं करती है। फैंग उसे पूछता है कि वो क्या चाहती है कि इन्हें कैसी सजा मिले। यंसु उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम ने जिस दर्द को सहा, ये लोग उस दर्द को 1000 गुना सहे। ये सुनते ही अपने लोगों को बुलाता है और इन सभी को अपने कारागार में ले जाने के लिए कह देता है। मौका देखते ही यहाँ से सॉन्ग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है। ये देखकर वो यंसु से कहता है कि तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। वो कहती है कि हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन जैसे वो जाने वाला होता है फैंग उसे रोक लेता है और कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें अपनी सजा के लिए और भी ज्यादा भुगतना होगा। ऐसा कहते हुए वो उसे भी कैद कर लेता है। अपने परिवार वालों से एक एक करके बदला लेने के बाद यंसु पूरी तरीके से शांत हो जाती है और फिर फैंग उसे गोद में उठाते हुए घर वापस लेकर आता है। रात में जब वो बुक्स पढ़ रहा होता है तब उसकी अंतरात्मा वापस से उसे बात करने लगती है और कहती है कि यंसु अब उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया है। वो इस बारे में सोच सोच कर पूरी तरीके से इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी कमरे के अंदर यंसु आ जाती है, जो कि उसे इस तरीके से देखकर उससे पूछती है कि वजह क्या है, आखिर वो रो क्यों रहा है। तब वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि तुम्हारा बदला पूरा हो गया है और अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तब वो उसे कहती है कि आखिर मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। माना कि मैं उतना प्यार नहीं करती हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन हर दिन मैं तुमसे ज्यादा प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा कहते हुए वो उसे किस करती है और उसे उसकी बात पे भरोसा हो, इसलिए वो अपने आप को आज रात के लिए उसे सौंप देती है और फिर वो दोनों उस रात एक साथ हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो किसी तरह से बच गई होती है और भाग रही होती है। तभी उससे जंगल में एक नाइट आउल जनजाति का पर्सन मिलता है। वो उसे देखते ही उसके कपड़ों से उसे पहचान लेती है और उसके ग्रुप में ज्वाइन होने की बात करती है ताकि वो यंसु से बदला ले सके। वो पर्सन भी उसकी बात मानता है और उसे अपने साथ अपने कबीले में लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ इन दोनों की लाइफ मस्त चल रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और यंसु फैंग के साथ दुनिया घूमने की बात करती है, लेकिन अचानक से उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। फैंग तुरंत अपने पर्सनल डॉक्टर को बताता है। वो मैजिकल तरीके से उसकी जांच करते हैं और बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर यंसु जहाँ खुश होती है, वहीं पे ये बात सुनकर ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं और घबराने लगते हैं। ये देखकर यंसु उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग इतने ज्यादा सैड क्यों हैं, बच्चे आने की वजह से उन्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन तभी फैंग अचानक से उससे कहता है कि वो बच्चे को अबॉर्ट कर दे। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फैंग उसे कुछ भी नहीं समझा पा रहा होता है, लेकिन डॉक्टर यंसु को समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर वो लोग इस बात को सुनकर इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं, क्योंकि वेयरवुल्फ के इतिहास में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि कभी वेयरवुल्फ इंसान के साथ संबंध बनाए और वो इंसान उसके बच्चे को पैदा कर सके। अगर कोई भी ऐसा करने की जिद करता है तो उस इंसान की डेथ हो जाती है। बच्चा तो किसी तरीके से बच जाता है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इन सारी चीजों के रास्ते से बच नहीं पाया है। इसीलिए ये लोग इसकी सेफ्टी के लिए बच्चा अबॉर्ट करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो इन लोगों को साफ साफ कह देती है। वो कहती है कि उसके अंदर कोई खास बात है, इसलिए वो बच्चे को आराम से पैदा कर सकती है। इस तरीके से वो इन्हें टालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी, जिस वजह से फैंग उससे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी बच्चे की वजह से तुम्हारी जान जोखिम में पड़े। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और किसी भी हाल में बच्चे को अबॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचती है, जिस वजह से वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस ही उसके पास दूध का ग्लास लेकर आता है और उसे पीने के लिए कहता है। यंसु को ऐसा लगता है कि शायद उसने उसके अंदर कोई मेडिसिन मिलाई है, इसलिए वो पीने से मना कर देती है। तब फैंग इस बात को साबित करने के लिए उसने दूध के अंदर कुछ नहीं मिलाया, वो पहले खुद ही उसे पी लेता है और बाद में उसे पीने के लिए कहता है, जिस वजह से वो माफी मांगती है और दूध को पी लेती है। यूँ तो फैंग भी अपना बच्चा चाहता था, लेकिन अपनी वाइफ की मौत के बाद कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वो उसे नाराज भी नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो उसका इसी तरीके से ध्यान रखने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब फैंग यंसु से दूर रहने लगता है, जिस वजह से यंसु को ऐसा लगता है कि शायद उसके बच्चे की वजह से उसका हस्बैंड उससे दूर रह रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे
घर का बटलर आता है और युनसू को फैंग के बारे में बताता है। वो तुरंत ही भागते हुए कारागार में जाते हैं, जहाँ पे युनसू फैंग को वेयरवुल्फ बने हुए देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। युनसू बटलर से पूछती है कि ये सारी चीजें कैसे हो गई। बटलर बताता है कि पिछले कई दिनों से वो आपको और बच्चों को बचाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वो कई सारी चीजें अपने खुद के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कोई रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन सारी चीजें उल्टा पड़ गई, जिस वजह से उनकी जो पिछली घाव थी वो उभरने लगी और वो अपने आप पे कंट्रोल पाना खो रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे अगर सारी चीजें ऐसे ही चलती रही तो बॉस कभी भी अपने इंसानी रूप में वापस नहीं आ पाएंगे, वो हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बन जाएंगे। ये सुनकर युनसू कहती है कि वो उसे होश में लाएगी। बटलर उसके लिए चिंता करता है, जिसके लिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानती नहीं है, इसलिए वो उसके हाथ में एक खंजर दे देता है। फिर वो धीरे से अंदर चली जाती है। जैसे ही फैंग उसे देखता है वो गुस्से में अपनी जंजीरों को तोड़कर उसके तरफ बढ़ता है। तभी युनसू उसके हाथ में जो खंजर होता है वो उसे छोड़ देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग जो कि इस समय अपना आप पूरी तरीके से खो चुका होता है वो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल जब वो उसे चोट पहुंचाने वाला होता है वो अपने आप पे कंट्रोल पाता है और खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है, ताकि वो अपनी वाइफ को चोट ना पहुंचा सके। लेकिन जब वो उसे घायल होते हुए देखती है वो तुरंत उसके पास चली जाती है और उसे शांत करने के लिए उसे गले से लगा लेती है। फैंग को भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा होता है कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वो उसे हटाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे चोट ना पहुंचाए, लेकिन वो तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है और पुरानी सभी बातों के बारे में बताती है ताकि उसे उनके रिलेशन के बारे में उसे याद आ जाए। वो उसे शांत करने की पूरी कोशिश करती है, जिस वजह से वो उसे शांत कर पाती है। कुछ समय के बाद फैंग पूरी तरीके से शांत हो जाता है और इंसानी फॉर्म में पूरी तरीके से बदल जाता है और फिर वो उसका ख्याल रखने लगता है। बाहर से उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि उन्हें नाइट आउल के बारे में पता चला है कि वो लोग यहाँ पे हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर वह कहता है कि उनके यहाँ से पहुँचने से पहले हम उन्हें खत्म कर देंगे, इसलिए वो अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर यंसी भी अपना दुख बांटने के लिए अपनी माँ के पास आती है और सारी बातें उसे बताने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो अपने बच्चे को चाहती है, लेकिन इसकी कीमत उसकी मौत चुकानी होगी। वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या डिसीजन ले। तभी यहाँ पे लिन आती है और उसे किडनैप करते हुए अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर फैंग भी अपनी लड़ाई खत्म करके घर वापस आ जाता है और तभी उसे अपने लोगों से पता चलता है कि उसकी वाइफ को किसी ने उसे किडनैप कर लिया। ये सुनते ही वो पूरी तरीके से गुस्से से पागल हो जाता है और उसकी शक्तियाँ उसके गुस्से के बारे में बता रही होती है कि वो कितना ज्यादा गुस्सा है। उसका पहला शक नाइट आउल पे जाता है, इसलिए वो सबसे पहले अपने सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहता है ताकि वो एक साथ उनके ऊपर हमला करके उन्हें एक ही बार में खत्म कर दे। दूसरी तरफ युनसू ने लिन को किडनैप किया होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई होती है और यह खुशी खुशी प्रेग्नेंट भी होती है, इसलिए वो उसके बच्चे को खत्म करने के लिए उसे किडनैप की होती है और उसे थप्पड़ मारती है। और तभी यहाँ पे एक बूढ़ा पर्सन आता है जो कि नाइट आउल जनजाति का सरदार आता है। वो जैसे ही युनसू को देखता है उसके अंदर उसे अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है, जो कि काफी हद तक युनसू की मॉम की जैसे होती है, इसलिए वो उसे बेटी कह के पुकारने लगता है। लिन ये कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम तो नाइट आउल जनजाति से हो, तो तुम्हारी बेटी एक इंसान कैसे हो सकती है। वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद सरदार अपनी स्टोरी बताने लगता है कि उसकी भी एक बेटी थी। कई साल पहले उनके दुश्मनों ने अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया था और उस समय उनकी बेटी जंगल की तरफ भाग रही थी, जहाँ पे फैन का कबीला रहता था, जो कि उनका पड़ोसी भी था। लेकिन जब उन्होंने उनकी बेटी को इस हालत में देखा तब उन्होंने उसे जान से मार डाला। इसीलिए वो फैंग के कबीले से नफरत करते हैं, लेकिन वो युनसू को एक मौका देते हैं। अगर वो फैंग को यहाँ पे बुलाती है और उसे मारने में इनकी मदद करती है तो वो उसे बख्श देंगे। ये सुनते ही लिन को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है कि हमेशा ही इसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे होती है कि हर कोई उसे बचाने की कोशिश करता है। इधर युनसू फैंग को बुलाने से साफ साफ मना कर देती है, जिस वजह से सरदार गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारा लास्ट चांस खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर वो एक जहरीला इंजेक्शन उसके अंदर इंजेक्ट करने के लिए कहता है। लिन उस इंजेक्शन को ले लेती है और जैसे उसे युनसू के अंदर डालने वाली होती है तभी यहाँ पे फैंग आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। वो युनसू को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ भी करने को तैयार होता है, जिसका फायदा उठाते हुए लिन उसे अपने सामने झुकाने की कोशिश करती है और साथ ही नाइट आउल जनजाति से माफी मांगने के लिए कहती है। फैंग युनसू से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो उनके सामने झुक जाता है, लेकिन लिन उसे अपने सामने झुकाने के बाद भी युनसू को छोड़ती नहीं है, बल्कि उस खतरनाक जहर को जिसके अंदर वेयरवुल्फ का ब्लड होता है उसके अंदर उसे इंजेक्ट कर देती है। ये देखकर वो गुस्से में अपने पावर का यूज करता है और तुरंत उसके पास पहुंचता है और लिन के ऊपर वार करते हुए उसे बचाने लगता है। लेकिन लिन उसे इस तरीके से परवाह करते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अब कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से मर जाएगी, क्योंकि इंसानों के लिए ये ब्लड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सरदार भी कहते हैं कि सालों पहले तुम्हारे कबीले ने मेरी बेटी की जान ली थी, इसलिए तुम्हें ये दर्द सहना पड़ेगा। फैंग उसे जाते हुए देखकर उसके बारे में सोचता है और अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहती हो तो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया था उन लोगों को भी मैं अपने साथ मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसे कहते हुए वो यहाँ पे सभी को एक साथ मारने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से युनसू
होश में आने लगती है, जिसे सरदार और लिंग दोनों ही देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो एक ही बार में युनसू को देखकर पहचान लेते हैं कि ये तो उनके ही कबीले की वंशज है। तभी युनसू भी फैंग को डांटने लगती है कि वो सही सलामत है, उसके लिए उसे मरने की कोई जरूरत नहीं है। उसी वक्त उसके पास से उसकी मॉम का दिया हुआ लॉकेट नीचे गिर जाता है, जिसे सरदार जैसे देखता है वो उसे उठाता है। तो बताती है कि ये उसका है जिसे उसकी माँ ने उसे दिया था। तब सरदार बताता है कि ये तो उनके कबीले का खास लॉकेट है जिसे उन्होंने अपनी बेटी को दिया था। अब ये लोग किसी नतीजे पे पहुंचते उससे पहले ही युनसू के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं। उसके बड़े बड़े कान बाहर आ जाते हैं, उसकी आंखें चमकने लगती है। ये देखकर सरदार तुरंत पहचान लेते हैं कि ये तो उनकी बेटी की बेटी है और इसके पास इसकी मॉम की वजह से ऐसी खास शक्तियां थी जिस वजह से वो इतने लंबे समय तक अपने रियल आइडेंटिटी से अनजान थी, और यही वजह था जिस वजह से फैंग ने उसे अपना लाइफ पार्टनर चूज किया था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कड़ियां सुलझने लगती हैं, रिश्तों का भी खुलासा होने लगता है और युनसू को पता चल जाता है कि ये सरदार उसका नाना है। ये लोग तो अपने रिश्ते सुलझा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें खुश देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। इसके बाद सरदार अपनी बेटी के बारे में युनसू से पूछते हैं। तब युनसू बताती है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। सरदार पूछते हैं कि आखिर उनकी बेटी की जान किसने ली। तब युनसू अपनी बहन का नाम लेती है और कहती है कि इसके ही फैमिली ने 20 साल पहले उसकी मॉम की हत्या की थी ताकि वो लोग उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके। जैसे इसके बारे में पता चलता है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती है क्योंकि फैंग उसे सरदार के हवाले कर देता है। और सरदार युनसू से पूछता है कि बताओ तुम इसे क्या सजा देना चाहती हो। युनसू कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, जो वो मेरे साथ करना चाहती थी सेम चीज मैं उसके साथ करना चाहती हूँ। तुरंत सरदार अपने पास एक दूसरा इंजेक्शन निकालते हैं जिसके अंदर भी वेयरवुल्फ का ब्लड होता है, जिसे लिंग के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जिस से जहर की वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद युनसू सरदार से बात करती है और कहती है कि वो फैंग से प्यार करती है और उसने शादी भी की है, इसलिए वो लोग उसका पीछा करना छोड़ दे और उसे परेशान न करे। युनसू की बात सुनकर सरदार एक ही बार में इस बात को मान लेते हैं और दोबारा कभी भी फैंग के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं। कुछ ही समय के बाद दोनों की शादी एक बार फिर से दुनिया के सामने होती है, जहाँ पे जो नाइट कबीले के सरदार होते हैं वो भी अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी युनसू को नाम कर देते हैं और कबीले का सरदार बनाते हुए उसके हाथ में अपने हाथ की रिंग पहना देते हैं। साथ ही वो फैंग को वार्न करते हैं कि वो युनसू को कभी भी परेशान नहीं कर सकता है, नहीं तो इनकी दुश्मनी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तब युनसू अपनी ग्रैंडपा से कहती है कि उससे विश्वास है कि ये उसे कभी भी धोखा नहीं देगा और न ही उसे परेशान करेगा। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर वो सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। मतलब आपको ये ड्रामा कैसा लगा? क्या कहानी की मेल लीड ने सही तरीके से सबसे रिवेंज लिया या फिर उसे कुछ और भी करना चाहिए था? वैसे आपको ये रीबर्थ, रिवेंज और लव स्टोरी वाली स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।